हमें इस बात का बहुत फ़क्र है कि दीदी जी का बर्थ पूना के अंदर हुआ। और दूसरी बात का फ़क्र है कि जो ब्रह्मा कुमारीज़ की विदेश की सेवाएं हैं वो भी पूना से ही स्टार्ट हुई। टिल 1974 भारत के अंदर ब्रह्मा कुमारी सेवाओं का विस्तार था। और 74 में जब दादी जानकी जी, जो हमारी पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रह चुके हैं, तो वो पूना में रहते थे और पूना से दादी को विदेश सेवा के लिए हमारे फाउंडर ब्रह्मा बाबा परमात्मा की प्रेरणा से उन्होंने उनको विदेश सेवा के लिए भेजा। और हमारी दादी इतनी स्वीट है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एजुकेशन वो दुनियावी लेते हैं तो कई बार आध्यात्मिक हम इतना नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हमारी दादी इंग्लिश नहीं जानती थी। तो उस समय हमारे फाउंडर ब्रह्मा बाबा ने खास दीदी जयंती को उनके साथ विदेश सेवा में भेजा। शुरू का उनका रोल ट्रांसलेटर का था। भले वो खुद भी बहुत कुछ जानती थी, अनुभवी थी, लेकिन दादी के आगे तो फिर भी जैसे सूरज के आगे दिया होता है, तो वैसे दादी के अंग संग रहकर उनकी सारी आध्यात्मिक ज्ञान को, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दीदी ने अपने अंदर समाया। और दादी तो अभी अव्यक्त हो गए, लेकिन दादी का कार्य पूरे विश्व के अंदर इन ब्रह्मा कुमारीज़ की आध्यात्मिक सेवाओं का विस्तार करने की जिम्मेवारी दीदी ने उठाई है। ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत प्यार से हम दीदी को फ्लाइंग एंजल कहते हैं। एंजल का काम क्या होता है? सारे दुख दर्द को मिटाना। तो हमारी दीदी आध्यात्मिक रोशनी लेकर, आध्यात्मिक खुशबू लेकर पूरे विश्व में भ्रमण करती है और अनेक लाखों आत्माओं के दुखों और दर्दों को मिटाने के लिए परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया है। कल ही दीदी हमारे बीच में पहुंची है मस्कट से। तो मैं समझती हूँ किसी भी स्थान पर 2 या 3 दिन से इनका रहने का पाठ नहीं है। यह आत्मा फ्लाई करती रहती है, कभी किस कंट्री में, कभी किस कंट्री में, कभी किस देश, कभी किस राज्य में। तो ऐसा बहुत ही अनमोल हीरा आज हमारे बीच में मौजूद है। तो हम पुनः एक बार ज़ोरदार तालियों से, प्यार से, दिल से दीदी का वेलकम करते हैं और दीदी को निवेदन करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे दीदी जी। गुड इवनिंग एंड ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है कि इस सुंदर स्थान पर आप सब अपना शाम प्रभु के नाम के लिए देने के लिए आए हैं। जब हम बाहर के संसार की बातें सोचते हैं तो सचमुच ऐसे ही लगता है कि कुछ अजीब सा दृश्य हो रहा है। मानवता कहाँ चला गया, वो देख करके सोचते हैं कि क्या हो रहा है संसार को। परंतु भारत की फिलॉसफी के अनुसार हम ये जानते हैं कि हर बात एक चक्कर की रीति से घूमती है। आप नेचर को देखो तो नेचर में कभी भी सीधी लाइन नहीं नजर आती। पेड़ होगा, बहुत सुंदर होगा, परंतु उसका ट्रंक कोई सीधा सिपाही के समान नहीं होगा। जो भी पत्ते होंगे एक ही पेड़ के पत्ते हैं, परंतु एक भी इंडिविजुअलिटी के अनुसार मिल करके उसमें होता, परंतु कोई सीधी लाइन कहाँ पर भी नहीं। छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, तो हम 24 घंटों का सर्कल तो जानते ही हैं। जब बच्चा अंधेरे को देखता है घबरा जाता, सोचता है कि पता नहीं कल क्या होगा, आज क्या होगा, परंतु माँ बाप उसको समझ देते हैं कि कोई हर्जा नहीं, फिर भी सूर्य निकलेगा, फिर भी रोशनी होगी, फिर दिन आएगा। जब हम सीजन्स के सर्कल को देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि ऐसे नहीं कि हम चाहते हैं कि सदा ही कोई एक मौसम चलता रहे, वही चलता रहेगा। जब ये वीडियो मैं देख रही थी, मैंने भी ये देखी नहीं थी वीडियो आज तक, परंतु मुझे याद आता था कि जब मैं 8 साल की थी और हम लोग लंदन में पहुँचे, दिसंबर मास था 1957। कहीं तो उस समय दूसरे कहीं जगह थे,
इस शरीर में नहीं होंगे शायद, परंतु उस समय विंटर था और वो ज़बरदस्त विंटर था। खूब सारा स्नो उस समय गिरा था और जो पेड़ थे, एक भी पेड़ पर पत्ता नहीं नज़र आता था। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, परंतु न मैंने किसी से पूछा कि पेड़ ऐसे क्यों, और न किसी ने मुझे कुछ बैठ कर के बताया कि ये भी कोई सदा ऐसे नहीं होता। तो मैंने तो सोचा कि शायद इस देश में ऐसे ही होता। और फिर जब स्प्रिंग आने लगी, अप्रैल मास आने लगा, तो मैंने देखा कि पेड़ तो जो पहले ऐसे ही थे जैसे कि कुछ उसमें जान ही नहीं है, एक नई जान आ गई थी। और उसमें छोटे छोटे न सिर्फ पत्ते निकल रहे थे परंतु ब्लॉसम्स भी निकल रहे थे। तो तभी मुझे लगा कि जो मैंने सोचा था ऐसे नहीं है, कुछ और ही है। फिर तो बातचीत करते और ही पता चलता गया। तो कहने का मतलब कि हम जब चक्कर की बातों को नहीं जानते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या हमें करना है। तो आज जब हम संसार की हालतों देखते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि भविष्य क्या है। कोई भी बात का सलूशन नहीं नज़र आता। एक बात का मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, वो है एनवायरनमेंट। और उसमें 2009 से उस समय कोपेनहेगन में था। फिर उसके बाद तो हर स्थान पर मैं समझती सिर्फ 2 बारी ही मैंने मिस किया। बाकी हर वर्ष वैसे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से करीब हम 15 लोग उसमें भाग लेते हैं NGO के हिसाब से। और हर साल जो समाचार क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट्स बताते हैं, वो बात जो उन्होंने आगे के लिए नक्शा बताया, उसका स्पीड और आगे बढ़ता जाता। मानो कि कुछ वर्ष पहले जो मुख्य क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट थे, वो आज तक भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं जर्मनी में। तो उन्होंने सारी सभा जिसमें गवर्नमेंट्स भी थे और फिर बाकी NGOs भी थे, उन्होंने ये बताया कि थोड़ी समय के अंदर जो टिपिंग पॉइंट्स है, मतलब कि कुछ बातें ऐसी होती जो आप उसको रिवर्स कर सकते, परंतु जब टिपिंग पॉइंट पर बात आती है उसके बाद में रिवर्स करना कहो बहुत मुश्किल है या कहो असंभव ही है। तो एक उसमें टिपिंग पॉइंट्स ने बताया था उन्होंने कि जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स है वो 50 वर्ष के अंदर वो मेल्ट हो जाएंगे। 50 वर्ष नहीं लगे हैं, करीब 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कहा था वो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होना बहुत बहुत तेज़ी से चालू ही है। पिछले साल अपनी एक बीके बहन अपने परिवार के साथ अंटार्कटिका में एक टूरिस्ट के नाते से गई थी। वहाँ पर शिप्स आजकल आगे कहाँ तक चलेंगे, परंतु लास्ट ईयर तक तो थे ही। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वाइट माउंटेन्स होंगे, कुछ वाइट माउंटेन्स थे, परंतु कई ब्राउन माउंटेन्स भी बन गए थे। बर्फ़ सारी ही पिघल गई थी। तो ये तो एक बात मैं बता रही, परंतु जो भी और टिपिंग पॉइंट्स उन्होंने बताई थी, चाहे ओशन करंट्स के हिसाब से कई बातें, वो बहुत फास्ट गति से होती जा रही हैं। और उसका सलूशन, मानव के पास सलूशन है रिन्यूएबल एनर्जीज़ का, परंतु उन बातों की डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो भी सलूशंस साइंटिस्ट ने बताई है उसको इग्नोर किया जा रहा। ये एक टॉपिक, परंतु सब टॉपिक्स। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। मेरा भाग्य था जो ब्रह्मा बाबा फाउंडर के साथ मैं मिली थी 1957 विदेश जाने से पहले,
क्योंकि यहाँ पर ही हमारी माता जी, ग्रैंड मदर दोनों ही राजयोग का अभ्यास सीखे थे, जिसका आपने सुना भी था और चित्र भी देखा दादी जानकी का उन्हों के द्वारा। तो दादी जानकी ने ही सजेस्ट किया था कि आप क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा से मिल करके, वो दिल्ली में थे उस समय विजिट पर, आप वहाँ पर मिल करके फिर और आगे अपनी यात्रा करो। तो ऐसे ही हुआ। फिर बीच बीच में भारत में आना होता रहा, तो बाबा के साथ माउंट आबू में जा कर के मिलते भी थे। परंतु 1968 में बाबा के अंतिम वर्ष में, उस समय मालूम नहीं था कि ये साकार का अंतिम वर्ष है, तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये जीवन अपनानी है। तो बाबा की एज थी 92 और हमारी एज थी 19, और उस समय कुछ शांति का थोड़ा समय मिला। तो उस समय फिर बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा। एक प्रश्न ये था कि ऐसे हो सकता है कि सब मानव स्वस्थ रहे? मुझे उत्तर नहीं था। बाबा ने कहा हाँ हो सकता है। फिर प्रश्न पूछा कि ऐसे हो सकता कि मानव के जीवन में कोई घड़ी दुख की ना आए? फिर बाबा ने कहा हाँ हो सकता। क्या ऐसे हो सकता कि हर व्यक्ति को जितनी उसकी ज़रूरत है उसको हर प्रकार से प्राप्ति हो? फिर भी बाबा ने कहा हाँ हो सकता। परंतु वो तब होगा जबकि जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी समाप्ति होंगी तो ऐसा संसार बन सकता। परंतु आप किसको कह नहीं सकते कि आपको ऐसे करना है, आपको करके दिखाना होगा। जब व्यक्ति खुद अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के आधार पर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाता, उससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती और एक नया संसार बन सकता। तो कुदरत कहें, भाग्य कहें, दिल में तो ये बात बिल्कुल मुझे उसी घड़ी लगी कि हाँ ये बिल्कुल बात ठीक है। जब संसार के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का नहीं मालूम होता, तो जो सिंपल सॉल्यूशन है वो लगता है कि ये ठीक है। फिर जैसे और पता चलता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, फिर अनेक और बातें बीच में आती है। परंतु ईयर 2000 में मिलेनियम पीस समिट में दादी जानकी को निमंत्रण मिला कि जब वो फर्स्ट टाइम यूएन ने लीडर्स को बुलाया था, स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर्स, तो उसमें दादी के साथ हम भी उसकी डेलीगेशन में थे। तो जो पहले शाम थी, 1000 की सभा थी, बहुत ही सुंदर। उनके जो रोब्स थे, किसके सैफरन कलर, किसके वाइट, किसके रेड, किसके ग्रीन, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पर्पल रोब्स थे। तो वो सब बहुत सुंदर सभा थी और उन्होंने एक एक ने कुछ शब्द बोले, कुछ प्रार्थना की, कुछ चैंटिंग की। तो आप सोचो कि यूएन असेंबली हॉल में फर्स्ट टाइम वहाँ पर ओम की चैंटिंग रही। इट वॉज अ पावरफुल सीन। और दादी ने भी उसमें भाषण किया। और आप सोचो कि इतनी बड़ी सभा, बहनें तो बहुत थी, परंतु डेलीगेशन के लीडर के हिसाब से सिर्फ 2 माताएं थी। एक थी दादी जानकी और दूसरी थी अम्मा, जिसको बाद में हगिंग मदर कहते थे, और दोनों भारत की ही माताएं थी। अभी कल का ही समाचार है कि जो एक माता है लंदन की, जो आज तक बिशप ऑफ लंदन रह चुकी है, वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बनी है। क्रिश्चियन चर्च को, प्रोटेस्टेंट चर्च को 1400 ईयर्स लगे बहन को वो पदवी देने में। और यहाँ पर बाबा ने बहनों को बिल्कुल लीडर्स, टीचर्स के रूप में रखा,
सिंस 1937। तो हम लोगों का तो बहुत छोटा कार्य है यदि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को सोचें, परंतु बाबा की इतनी विजनरी आउटलुक, इतनी रेवोल्यूशनरी आउटलुक, जो बाबा ने सोचा कि बहनों द्वारा ही ये कार्य होगा। और यदि हम जस्टिस चाहते हैं, नया संसार चाहते हैं जिसमें इक्वालिटी हो, तो जिस भाग को वो चांस नहीं मिला है आज तक, उन्हों को आगे बढ़ने का अफर्मेटिव एक्शन की रीति से बाबा ने अपने कार्य को इस तरह से आरंभ किया सिंस 1937। और वो भी सिंध के प्रोविंस में, जहाँ आज तक भी मैं समझती माताओं का कोई अपना अधिकार नहीं होता कई बातों में। तो ये तो एक बात, परंतु वो सेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। दूसरे दिन अधिक इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सारी जो लीडरशिप थी यूएन की, वो वहाँ पर हाजिर थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, पॉपुलेशन फंड, एनवायरनमेंट, सभी थे, जो भी मुख्य यूएन के यूनिट्स हैं। और उन्होंने एक एक ने अपना बताया कि हमारे एजेंसी में शुरुआत में क्या था और आज क्या है। एक ही था WHO, जिसने बताया कि कुछ परिवर्तन पॉजिटिव हुआ है। बाकी सभी ने बताया कि we have more resources, we have more money, we have more information, we have more people, we have more equipment, परंतु उन्नति नहीं हुई है, डाउनवर्ड ट्रेंड ही जाता रहा है। और 2000 के बाद आज यदि हम स्टैटिस्टिक्स देखें, इट्स द सेम स्टोरी, इट्स नो बेटर। WHO ने बताया कि हम लोगों ने जीत प्राप्त की है पोलियो के ऊपर, स्मॉल पॉक्स के ऊपर। हमने सोचा था कि हमने TB के ऊपर जीत प्राप्त की, परंतु जो हमने सोचा था सलूशन है उसका और ही नुकसान होता रहा, तो TB पर हम नहीं जीत पा सके हैं। तो it was a lot of bad news, a little bit of good news। और उन्होंने उसी समय से लेकर ही बताया कि आगे की जो पैंडेमिक आने वाली है, कोविड का तो उन्हों को नहीं फोरकास्ट थी, परंतु उन्होंने बताया कि हम जो साइंस देख रहे हैं, संसार की हालतें देख रहे हैं, उसमें जो आगे वाली पैंडेमिक आने वाली है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आज तो हम वो प्रैक्टिकल सीन देख ही रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोविड के कारण ये हुआ, पहले से ही ये बातें थी, परंतु इट्स बीन एक्सासुबेटेड बाय कोविड। और अब तो मैं समझती जहाँ जहाँ देशों में पहले इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, आज यहाँ पर भी वो जो सोशल स्टिग्मा थी वो भी कुछ हटती जा रही है। और ये भी प्रॉब्लम जो है उसका देखते हैं कि क्या मिल करके उसका हम कुछ हल करें। तो ऐसे समय पर उन्होंने बताया कि हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश रही है, और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट्स का सहयोग है, कहाँ कहाँ पर सहयोग इतना जितना होना चाहिए वो नहीं है। परंतु मेन कारण क्या है सब बातें नीचे आने का, आगे बढ़ने का नहीं, ह्यूमन एनर्जी, विल पावर, पैशन। मानव के अंदर वो भावना नहीं है कि ये सब जो विश्व के प्रॉब्लम्स है हम उनका कुछ हल कर सके। चाहे पॉवर्टी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, हर बात का यदि ह्यूमन पैशन होता, विल पावर होती, सबका हल हो सकता। तो उस समय मुझे ब्रह्मा बाबा की बात याद आई कि बाबा ने कहा था कि ये 5 विकारों के कारण ही ये समस्याएं हैं, और 5 विकार मिट जाए तो ही फिर कुछ परिवर्तन आ सकता। कल तारीख को
2 तारीख को दशहरा मनाया गया। कई वीडियोस आते ही रहते हैं। एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का आया, मुझे बहुत हंसी आई। तो उसमें क्या दिखाते हैं, एक एक्टर है परंतु उसने अपने को रावण का वेश बनाया हुआ है, शायद औरों के पास भी ये पहुंची होंगी। अब वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, कईयों ने देखी है ये, और उसके पीछे सारी पलटन भागते भागते बच्चे बड़े आ रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बेचारा रुक जाता है सांस लेने के लिए कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, हर साल मुझे जलाते ही रहते हैं। परंतु वो ये नहीं समझते हैं कि पहले उनको अपने अंदर का जो रावण है उसको जलाना है। मेरे पीछे ही क्यों लगे हो? हाँ, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, और यदि राम मुझे कहे मैं तुमको जलाऊंगा, मैं तो जल जाता, परंतु ये लोग तो खुद रावण है। आई मीन, जिस तरह से वो एक्टर बात कर रहा था, इट वॉज वेरी फनी। परंतु हंसी में कुछ सत्यता भी होती है। तो ये जो अपने अंदर जो कुछ भी है उनको हम निकाल देवे तो हाँ, सचमुच सब हाथ में हाथ मिला करके इसी संसार को, कोई ऊपर आकाश में संसार नहीं, कोई नीचे पाताल में संसार नहीं, इसी धरती पर हम फिर से भारत को तो क्या, विश्व को हम स्वर्ग बना सकते, जहाँ पर किसी का कुछ दुख दर्द न हो, तबीयत कोई बात ना आए, और हर एक को बिल्कुल आत्मा संतुष्टता से जीवन जी सके। तो आज हम कुछ बातें जो ब्रह्मा बाबा की सुनी हुई बातें हैं, कुछ अनुभव की बातें हैं, उसका मैं बतानी चाहती हूँ कि जिस समय कोई भी बात आती है सामने, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे वो बाहर के संसार की बात हो, उसमें पहले तो जो हमारा मन हलचल में आ जाता, उस हलचल के अंदर कभी भी हम सलूशन नहीं ढूंढ पाते। तो पहले तो चाहिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जिसमें UN के ही तरफ से ये शब्द आया है, बर्मा क्राइसिस, परमानेंट क्राइसिस। पहले हम कहते थे एक क्राइसिस पूरा हो, उसको फेस करें, फिर नेक्स्ट। अभी इट्स नॉट लाइक दैट। अभी सब क्राइसिस इकट्ठे मिल करके हमारे सामने आ रही है। और सलूशन, मई मास में आइसलैंड में एक प्रोग्राम चला जो 12 वर्ष से चल रहा है, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज उस प्रोग्राम का फाउंडर है, और अभी कई पार्टनर्स उसमें साथ सहयोग दे रहे हैं। तो आप वेबसाइट पर देखेंगे स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के कई बातें पता चलेंगी। तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड आजकल एक माता है, वो बहन आई हुई थी प्रोग्राम में, और 300 की सभा के बीच में अपना भाषण कर रही थी। तो उसमें ये अब तक तो पहले कॉर्पोरेट लाइफ में थी अमेरिका में, फिर कुछ वर्ष पहले वो वापस अपने देश आई कि मैं देश की सेवा करूं। तो कहती है कि जो भी संसार के प्रॉब्लम्स है वो मानव ने ही बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए हैं, अपने आप ही नहीं आ गए, हम लोग ने ही बनाए हैं। और हम लोग बाहर की तरफ से ही उसका कुछ हल सोचने चाहते हैं, और कुछ हम हल निकाल नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ अंदर झांक करके देखना होगा कि प्रॉब्लम्स का हल क्या है। सलूशन बाहर नहीं है, सलूशन मन के अंदर है। तो इतने वर्षों के बाद मुझे ये लगा कि कुछ न सिर्फ समाज में परंतु लीडर्स भी कुछ ऐसे हैं। अपने भारत की जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो भी यही मानती है, द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन लाइज इनसाइड। तो जब हम वो अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि
किन बातों के कारण ये प्रॉब्लम्स है, परंतु साथ ही साथ ऊपर वाले की शक्ति से लेकर के हम उन प्रॉब्लम्स का कुछ हल भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हम इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, हम अपने मन का मालिक बन करके अपने मन की स्थिरता से, मन की स्टेबिलिटी से हम कुछ अपने माइंड को क्लियर करके हम कुछ भिन्न प्रकार से विचार कर सकेंगे। नहीं तो जिस तरह से चल रहा है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल आंसर्स, वी कांट फाइंड देम। भारत में ये बातें स्वीकार करना सहज है। और जो मैं चक्कर की बात शुरू में कह रही थी, जिस घड़ी हम प्रॉब्लम्स की बातें देखते हैं तो मुझे कई कहानियाँ सुनने को मिलती है पर्सनल हिसाब से, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यू कैन इमेजिन। तो मेरे मन में एक ही जवाब आता, दिस इज कलयुग। और कोई शब्द नहीं हम डिस्क्राइब कर सकते, परंतु जब हम कलयुग शब्द बताते, काल का समय, मौत का समय, टाइम के पाबंदी का समय, मशीन एज, कलयुग में ये सब बातें आती। तो आज हम वही बातें देख रहे हैं। परंतु कलयुग के बाद क्या आता? सतयुग। बिल्कुल, सतयुग ही आता। कलयुग सदा नहीं चलता, कोई भी युग सदा नहीं चलता। चक्कर का मतलब ही है मूवमेंट, ऑल द टाइम। तो सतयुग जब आता, कैसे आएगा? भगवान एक जादू का लकड़ी उठा करके सतयुग बना लेवे, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। परंतु पहले तो भगवान की जादू की लकड़ी हमारे बुद्धि को लगे, हमारे बुद्धि में कुछ परिवर्तन आता तो मानव के जीवन में पूरा ही परिवर्तन आ जाता। और मानव के जीवन में परिवर्तन आता, हम लोग ही मिल करके सतयुग बना सकेंगे। रियलिटी ये है। द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है कि जो आत्मा के अंदर वैल्यूज़ है, उसको हम फिर से अपने आप को कनेक्ट करके फिर उन वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकें। मानो कि जहाँ जोश है, जहाँ क्रोध है। जब मस्कट में जाना क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर हर वर्ष डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाते हैं। वैसे तो UN का दिन है, परंतु कई देशों में ज़्यादा, कई देशों में कम। तो बाय चांस मस्कट वालों ने, क्योंकि इंडिया ओमान का बहुत गहरा कनेक्शन रहा है बहुत वर्षों से, तो उन्होंने इस टॉपिक को उठा करके उसमें विशेष महत्व दिया है। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से और ब्रह्मा कुमारीज का सहयोग से वो हर साल प्रोग्राम होता है टू कमेमोरेट द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी। तो प्रोग्राम जो नॉन वायलेंस का था, उसमें तो शांति की ही बातें थी, सब इसी प्रकार की ही बातें थी। तो आप सोचो कि जब नॉन वायलेंस की बात आती, डू नो हार्म, किसी भी जीव प्राणी, न सिर्फ मनुष्य, परंतु कोई भी जीव प्राणी को हम दुख न देवे। अहिंसा का एक ट्रांसलेशन ये हो सकता। परंतु कैसे? सिंपल, जब हम खुद अपने आप को जाने कि मैं आत्मा, मेरा असली स्वरूप है शांति। हम जो ओम शांति कहते हैं, अहम ओम, मैं हूँ आत्मा शांति। मेरा स्वधर्म कौन सा होगा? हिंदू, सिख, ईसाई की बात नहीं आती। स्व का धर्म, आत्मा का धर्म, जिसके लिए वर्णन है बहुत सुख देने वाला है, वो है शांति। तो यदि
आत्मा को ही भूल गए हैं, आत्मा को ही समझते हैं कि दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज रिलीजियस, कीप इट असाइड। किसी ने मुझे कहा था, एक बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही थी जिसमें मुझे बुलाया गया था, तो उसमें जो मुख्य व्यक्ति था उसने ये शब्द कहा, आउटसाइड इज व्हाटएवर यू वांट इट टू बी, इनसाइड द बोर्ड रूम वी लुक एट फाइनेंशियल एंड लीगल मैटर्स। ठीक है, परंतु फाइनेंशियल और लीगल मैटर्स में इतनी कम्प्लेक्सिटी और इतनी मिलावट और इतना झूठ क्यों आ गया है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को बाहर छोड़ के रखा है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को जाने, मैं कौन हूँ, मैं हूँ आत्मा। और आत्मा के अंदर ही जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, शांति, सुख, पवित्रता, सत्यता और आनंद, ये 5 मुख्य क्वालिटीज़ है, इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप द सोल। आपने उसको दरवाजे के बाहर रखा तो क्या होगा? और ही कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगे, और ही सत्यता से दूर होते जाएंगे। और आपने स्पिरिचुअलिटी को बीच में रखा और इन गुणों का आपने अनुभव किया और इन्हीं गुणों का आपने प्रयोग किया अपने जीवन में, अपने हर जीवन के क्षेत्र में, चाहे घर पे, चाहे काम पर, चाहे रिलेशनशिप्स किसी भी प्रकार के, चाहे कारोबार के, चाहे पॉलिटिकल गवर्नेंस, कुछ भी बात, आपकी डिसीजंस कुछ अलग होंगी, आपका कर्तव्य कुछ अलग होगा, संबंध में लेन देन कुछ और होगा। तो दिस इज़ द रियलिटी कि जब मटीरियलिज्म, कमर्शलिज्म ओवरटेक करता तो आत्मा को तो हम अलग ही रख लेते। कोई कहेगा सप्ताह में एक बारी, कोई कहेगा दिन में एक बारी। और दादी से हम पूछते थे, दादी आप कितना समय योग करते हो? दादी कहती थी मेरे से ये पूछो मैं कितना समय योग नहीं करती हूँ। And she was the head of the organization, looking after so many different countries and thousands of people. अपनी संस्था में 15,000 बहनें समर्पित है। आपने 2-3 बहनें यहाँ देखी, कुछ बहनें यहाँ बैठी है, and about 5,000 brothers. This is a rough calculation क्योंकि numbers बढ़ते जाते हैं constantly. और मेंबर्स का हम कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करते, परंतु परिवार के मेंबर्स को ही हम कहेंगे जो नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, जीवन में योगिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो वो होंगे अबाउट 1 मिलियन। तो ऐसे नहीं कि दादी के सामने कोई कारोबार की बातें नहीं आती थी, परंतु देयर इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हम अपना जोश में अपने कारोबार को चलाएं, रिजल्ट आप समझ सकते। और अपने कारोबार को हम शांति की स्थिति में रह कर के चलाएं, कितना फ़र्क होता। आप अपने एम्प्लॉयज़ या कॉलीग्स के साथ कुछ रोब से बातचीत करो, उनका दिल का सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा। There's a very simple way to see whether people appreciate you or not. क्या आप जब जाते हो वो अधिक खुश होते कि हाँ अच्छा है, ये तो 1 सप्ताह के लिए जा रहा है, शांति से हम काम करेंगे, या वो अधिक उनको खुशी होती जब आप आते हो कि हाँ ये आया है, बहुत अच्छा होगा और अच्छी प्रेरणाएं हमें मिलेंगी। Are they happy to see you go or are they happy to see you come? ये संबंधों की बात होती है। आउटपुट की बात तब होती जबकि संबंध अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी अच्छा होगा।
तो ये सार में मैंने आपको वैल्यूज़ की बात, और वैल्यूज़ कहाँ है, वो है आत्मा में। वैल्यूज़ हाथ पाँव में नहीं है, ब्रेन में भी नहीं है। ब्रेन इज़ पार्ट ऑफ आवर फिजियोलॉजी, इट्स नॉट आवर स्पिरिचुअल कंपोनेंट। स्पिरिचुअल कंपोनेंट है आत्मा, कॉन्शियसनेस, जिसकी आज वो रिसर्च कुछ वर्षों से चालू है, परंतु अभी तक वो चालू है, उसके कोई कंक्लूजन्स साइंस से नहीं मिले हैं। स्पिरिचुअलिटी ने जो बातें बताई थी बहुत समय पहले, वो बात अभी वो प्रूव करते जा रहे हैं। परंतु जब आत्मा की पहचान होती, और मैं ये भी कहेंगे कि ऊपर वाले की पहचान होती, तो उनके द्वारा शक्ति प्राप्त होती। तो जो हम राइट सोचने लगते हैं और उसमें शक्ति आ जाती, तो उस शक्ति से सब सॉल्यूशंस प्राप्त हो सकते। और लास्ट में तो मैं यही कहेंगी कि आपको यदि देखना है स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, आपको निमंत्रण है कि जब अपने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जब आपको मौका बने, आप माउंट आबू और अपना शांतिवन का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर आप विज़िट करें। हमारे पास आकर के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी आपसे हो सके आप आकर के रह करके देखेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो मैं कह रही हूँ उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता। No one giving orders, but it's a seamless machine that's working. कोई होके आए हैं आबू से? कुछ तो होंगे, a handful। आप सबको निमंत्रण है। आप फिर बहनों से बातचीत करके देखना कि कब चांस बनता। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ओम शांति। परंतु स्वमान की स्थिति एक बहुत बड़ी पुरुषार्थ की रिजल्ट है। अपना आंतरिक पुरुषार्थ जब चलता है, तो उसमें जब हम अपने स्वमान की स्थिति में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, उसको हम मजबूत करते हैं, तो हम हर एक के साथ कारोबार में, व्यवहार में रिस्पेक्ट से कार्य ले सकते। उसमें न सिर्फ मनुष्य के लिए रिस्पेक्ट, परंतु जानवरों के लिए भी रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस, नेचर के लिए, एलिमेंट्स के लिए, जो 5 तत्व है उसके लिए भी रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट एक बहुत अंडरलाइंग क्वालिटी है, जिसमें हमको पहले अपने को स्टेबल करना होगा। और कई बारी क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिली, तो ये और सब बातें निकल आती है, जोश भी आता आदात। परंतु जब रिस्पेक्ट होता है हर इंसान के लिए, हर प्राणी के लिए, तो प्यार उसके बाद में जागृत हो सकता, सच्चा प्यार। आजकल जो प्यार कहेंगे उसमें तो कई मिक्सचर की बातें होती, कहीं अपने स्वार्थ की बातें होती, उसमें कंट्रोल की बातें आती है, उसमें फिर वायलेंस भी आ सकता। रिस्पेक्ट में कभी भी ये और कुछ मिक्सचर नहीं हो सकता। रियल रिस्पेक्ट इज़, क्योंकि जब मैं स्वमान की स्थिति में हूँ, आप मुझे मान दो ना दो, आप कैसे भी व्यवहार करो, मेरी डिग्निटी मेरे हाथ में है। आप मेरी डिग्निटी कुछ भी आप कहेंगे करेंगे छीन नहीं सकते। भारत ने फिर से जो अपने स्वराज की प्राप्ति की, उसका था कि जो ओरिजिनल डिग्निटी है अपनी जो कल्चर में, उस आधार पर हमने कितना भी और बातें आई, इतिहास तो आप लोग जानते हैं, उसको नहीं छोड़ा। तो फिर उस आधार पर फिर स्वराज प्राप्त कर सके। तो रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, जिस आधार पर, और वही स्पिरिचुअलिटी हम कहेंगे। जब कोई व्यक्ति को किसी से लेना देना है, कुछ चाहिए, लव भी एक व्यापार हो जाता है। यू गिव मी दिस, आई विल गिव यू दिस। और वैसे तो रिस्पेक्ट का भी आजकल ऐसे ही लोग कहते हैं कि इफ़ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू। परंतु जो स्वमान, जो अपना हिंदी भाषा में आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, उसमें जो डिग्निटी है वो कभी नहीं छूट सकती। और जो संस्था का आधार है, जिसमें माताओं के द्वारा, आप सोच सकते हैं कि 1930s में
विश्व भर में माताओं का क्या स्तर था, और ख़ास करके सिंध में उनको कोई राइट्स नहीं थी, सेकंड क्लास सिटीजन्स इन रियलिटी। परंतु जब उनको ये पता चला कि हम आत्मा है और मैं आत्मा इस देह के भान से न्यारी हूँ, अलग हूँ, ये शरीर बाद में लिया, आत्मा तो अनादि अविनाशी, ये बाद में आया। तो जब आत्म स्मृति आती और अपने वैल्यूज़ पर हम स्थिर रहते हैं, जब स्वमान की कमी होती, और आज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद यूथ, क्योंकि अपनी स्वमान की स्थिति नहीं है, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी आ जाते, बहुत जल्दी गलत रास्ते पर भी चले जाते। स्वमान की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों से हम बच जाते। बिल्कुल अपनी स्थिति अपने वैल्यूज़ के आधार पर है। तो लव इज़ वन ऑफ दोज वैल्यूज़, रिस्पेक्ट भी एक वैल्यू है, परंतु फाउंडेशन है रिस्पेक्ट। और फिर लव है, हाँ, जिसमें प्योर लव है, तो उसमें ये कहेंगे कि हम औरों को भी आगे बढ़ाने चाहते हैं, चाहे वो हमारे इक्वल हो, चाहे वो हमारे छोटे हो, चाहे वो हमारे बड़े हो, हम उनको सपोर्ट देने चाहते हैं। तो उसमें रिस्पेक्ट तो व्यवहार से पता चलता कि इक्वालिटी की विजन होती, हर एक के लिए शुभ भावना होती। लव इज़ डिफरेंट, तो but respect is the foundation. Thank you. In fact, this would also help us be stable among different situations, particularly जब हम self respect और self esteem की अभ्यास कर रहे हैं. So one of the brothers have inquired कि जीवन में we have duality, सुख दुख, निंदा स्तुति, तो इन सब में stable कैसे रह सकते हैं दीदी? जब हमको औरों से कुछ चाहिए तो फिर उसमें सुख दुख में हम नीचे ऊपर होते हैं। सुख में अपना अहंकार भी आ सकता, दुख में फिर कहाँ पर धिकार भी आ सकता, परंतु अपने स्वमान की स्थिति में हम स्टेबल हैं, अपनी इंटरनल स्थिति हमारे हाथ में है, तो फिर सुख आएगा तो हम भगवान को थैंक्स देंगे, और यदि दुख आएगा तो हम सोचेंगे कि अभी क्या करें जो आगे के लिए इस प्रकार का दुख ना आए, और आज भी जो दुख आया है उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकें। तो स्वमान का बहुत बड़ा महत्व है। And many of us have asked a common question that I often get angry, and how should I eradicate anger? Is there any practice that I should consciously do? जब ये रियलाइजेशन आती है कि क्रोध से मेरी स्थिति इंटरनल परंतु फिजिकल, उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, और हमारा दुख देने का औरों के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और हम देखते हैं कि यदि हमने किसको क्रोध के कारण दुख दिया है, 6 मास भी बीत जाए, 1 वर्ष भी बीत जाए, फिर भी उसके मन से वो बात मिटती नहीं है। कोई आपको चाकू लगा लेवे, कुछ समय के बाद बच्चा है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बुजुर्ग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु अपने आप ही हीलिंग हो जाती। परंतु किसके मन को आपने दुख दिया है, उसको चोट लगी है, कितना समय लगता है उसको भुलाने में, उसको मिटाने में? 6 months is not enough. It can take years. और years के बाद भी जो आप में वो उनका विश्वास था, एक बार ये विश्वास टूटा, फिर विश्वास को रिपेयर करना जैसे कांच है, आप उसके ऊपर टेप लगा लो, फिर इट्स नॉट द सेम थिंग। मालूम है कि ये तो अभी भी नाजुक ही है, और मालूम है कि उसकी शोभा तो चली गई, परंतु वो फ्रैजाइल हो गया, इतनी उसमें शक्ति नहीं है। तो इस तरह से दूसरे के मन को ठेस देना वो बहुत बड़ा नुकसानकार है। तो ये जो सब बातें रियलाइजेशन की आती है, तो फिर हम सोचते हैं कि मुझे तो कभी भी किसको दुख देना नहीं है, परंतु मुझे दुख लेना भी नहीं है।
दुख मैंने कुछ स्वीकार किया तो फिर वो जो मेरे पास बात रही, इट विल स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उस बात को भी मिटाने में बहुत मेहनत लगती। तो क्रोध ना आए किसी भी बात में। हम कई बार जस्टिफाई करते हैं, इसने झूठ बोला तो मुझे क्रोध आया। तो 2 wrongs don't make a right। उसने गलती की, मैंने भी गलती की, तो बात ठीक हो गई? नहीं, ऐसे नहीं होता। परंतु क्रोध को जीतने के लिए पॉज, हिंदी में कहते हैं मुख में मोलरा डाल दो, पुट अ बीड इन योर माउथ। इंग्लिश में कहते हैं काउंट 10 बिफोर यू रिप्लाई। तो 10 तो छोड़ो, 2 तक भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। क्या है कि हमने वो आदत डेवलप की है, एवरीथिंग शुड बी इंस्टेंट, एवरीथिंग शुड बी फास्ट। तो एक ईमेल आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु तुरंत ही मैंने उसका जवाब दे दिया। यदि मैं एटलीस्ट काउंट 3, बेटर यू काउंट 5, बेस्ट इफ यू काउंट 10। परंतु यदि हम थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा विचार करके फिर जवाब देते तो कुछ और होता, और उससे और बात बिगड़ती नहीं। उसने कुछ ऐसे बताया, मैंने रिएक्ट किया, परंतु वो बात बढ़ती गई। छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है रिएक्शन के कारण। और यदि हम रिएक्ट नहीं करते हैं, जस्ट टेक अ पॉज। और हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई पूछ रहा था कि कैसे ये बातें अपने जीवन में पालन करें। तो एक ये सिस्टम है कि हर घंटे हम लोग अपने सेंटर्स पर, चाहे कहीं तो ऑफिसेस में, अपने घरों में भी म्यूज़िक बजाते हैं। नाउ यू कैन गेट इट ऑल सेट ऑटोमेटिकली। तो 1 मिनट का म्यूज़िक, 2 मिनट का म्यूज़िक, तो सब उस समय शांत हो जाते हैं। और हमें भी सिग्नल मिलता है कि बस वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए मुझे शांति से अंदर अपने आप को फिर से याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ। तो वो जो पॉज होता है, प्रेस द पॉज बटन। तो वो जो पॉज होता है, उसमें जो हम आदत डालते हैं बार बार कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता। और ये यदि आप पॉज का एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुरंत रिएक्ट न करके कोई भी सिचुएशन में टेक अ पॉज, उससे आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्स देना अलग बात है, रिएक्ट करना अलग बात है। तो रिस्पॉन्स हम देंगे एंड इट विल हेल्प माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन द राइट वे इज़ टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो फिर अपने को चेक करना होता है। फर्स्ट इज पॉज, एटलीस्ट आई डोंट से एनीथिंग, परंतु मन में आ रहा तो फिर मैं जांच करूं कि क्यों ये बातें मन में आ रही है, व्हाट्स द एक्चुअल कॉज। क्योंकि क्रोध इट्स एक्चुअली अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इट्स नॉट अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, इट्स सेकेंडरी, समथिंग एल्स इज अंडरलाइंग। तो उसमें यदि हम थोड़ा अपने आप को देखें कि बार बार मुझे इसी बात के कारण क्यों हो रहा है रिएक्ट। क्योंकि बहुत करके कुछ छोटी बात होती है, मानो किसका अनटाइडीनेस है, तो हम उसमें रिएक्ट करती हैं। तो क्यों मुझे उसका इतना इफ़ेक्ट आ रहा, और फिर उसका पता चलेगा whether it's something from childhood, some trauma, what is it that I'm carrying। तो जितना अपने अंदर जा कर के चेकिंग करते हैं तो चेक के साथ चेंज भी कर सकते। एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, कहानियाँ बहुत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कोस्टा रिका में थी। इट हैज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, और एक माता जिसका विशेष वहाँ पर उसमें पार्ट रहा था, उसके फाउंडेशन में उसने एक संगठन रखा था, तो उसने बुलाया था और उसके साथ बहुत अच्छे और भी मददगार थे। फॉर्मर फर्स्ट लेडी, वो भी माउंट आबू से होके आई है, एंड शी मेडिटेट्स एवरी डे। वो भी थी वहाँ, पार्ट ऑफ द होस्ट कम्युनिटी।
तो एक दिन पहले वो जो माता थी वो गिर गई थी. शी इज़ नाउ 91. तो 91 ईयर्स में कोई गिरता है तो इट्स अ बिग शॉक टू द सिस्टम, और कभी तो रिकवरी होती ही नहीं है. परंतु इसने ये तो पहले सोचा कि मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊं, तो हमने कैसे भी करके 2 घंटा दूर था शहर से, परंतु हमें कैसे भी करके फिट करके उसके पास जाना बहुत ज़रूरी लगा. मैं उसको 1980 से जानती हूँ. तो हम गए, तो इतना उसका ब्राइट चेहरा था, आई वाज सरप्राइज्ड. फिर लकड़ी लेकर के आकर के बैठी, तो कहती है कि मैंने मिस तो किया, परंतु मैंने ये सोचा कि कुछ कारण से ये बात हुई है, तो मैं अभी क्या कर सकती, मैं आप सभी को गुड वाइब्रेशंस भेज सकती. मैं आप लोगों के साथ होती थी प्रोग्राम में, तो फिर मैं भी बिज़ी हो जाती थी, सबसे मिलना जुलना, बातें होती रहती थी. अभी मुझे शांति का टाइम मिला, जिसमें मैंने ये लक्ष्य रखा कि मैं आपके साथ सूक्ष्म में रहूं, परंतु मैं आप लोगों के लिए एक स्पेस बना करके रखूं शांति और प्रेम का. तो मैंने कहा बहुत सफल रहे, क्योंकि प्रोग्राम तो 3 दिन का जो था बिल्कुल ऐसे ही चला. तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि वो कोई राजयोगी नहीं है, परंतु शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल इन हर ओन वे. तो उसने अपने माइंड को, ट्रैक को चेंज कर लिया. What can I do which will be of service now? नहीं तो I worked so hard for this program, मैं नहीं पहुँच रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं होंगी, कौन संभालेगा. It could be anger, it could be upset, it could be a lot of waste of energy. उसने तुरंत ही अपने माइंड को स्विच कर लिया. What can I do to contribute in this condition? तो आप सोचो, कोई भी सिचुएशन में हम उसको रिएक्ट न करके, a few moments of silence. What can I do now to help the situation? Yes. And Didi, in the same thing that you were explaining, some of the brothers and sisters here have requested, where do I start my spiritual journey from? I have not explored much, but हम चाहेंगे explore करना. So how can we start our spiritual journey, and can we experience real meditation? Can I give a long answer? Yes. No, if you've got other short questions, then I'll take those, because I'd like to take my time to explain that in detail. There is one question about can we strike a balance between materialism and spirituality? Can I have both simultaneously? क्या है कि जीवन है, तो जीवन के अनुसार हमको मकान, रोटी, कपड़ा ये तो चाहिए ही चाहिए. तो उस हिसाब से यदि हम कहते हैं कि जो जीवन के लिए सुविधाएं हैं वो कोई ख़राब नहीं है, परंतु जिस घड़ी मेरा उसमें मोह पड़ जाता या जिस घड़ी लोभ आ जाता, दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग. मानो कि आप सोचो कि मेरे पास इनफ है, enough for my life, enough for my children, enough even for my grandchildren. परंतु आप फिर भी सोचो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसमें आपकी जान चली जाएंगी और कभी संतुष्टता नहीं आएंगी. कभी भी enough is never enough. परंतु यदि आप सोचो कि मैंने इतना समय ये काम किया है, everything is comfortable, now can I give my time to my own spiritual journey? और ऐसे भी नहीं कि लास्ट तक रहना है कि when I'm 60 years old then I'll study meditation, क्योंकि who knows whether you'll reach 60 or not. परंतु कहने का मतलब कि there has to be a limit, और आजकल everything is out of limit. जो imbalance है society के अंदर, the rich get richer, the poor get poorer. That's the reality. गरीबी मिट सकती है, एजुकेशन सबके लिए हो सकता, बट ग्रीड,
I want, and I want for me, and I want for my family. Instead of thinking of the big family, तो जब वो चेंज आती है कॉन्शियसनेस में, जैसे ब्रह्मा बाबा, he was a very successful jeweler. He had a skill of valuating diamonds. उन दिनों में जबकि वो मशीन्स नहीं थे, और उसका क्रिएटिविटी इतनी थी, जो सारे भारत के रॉयल फैमिलीज उसके पास जाते थे अपनी चीज़ें खरीदने के लिए। तो जिस घड़ी उसकी अवेकनिंग हुई तो उसने सोचा कि मुझे अभी यही टाइम, इसमें टाइम देना है। बाय चांस ही वॉज नियरिंग रिटायरमेंट एज एनीवे, परंतु आजकल कोई ये नहीं सोचता कि अभी मैं और सेवा क्या करूं। मैंने अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया, और ऐसे नहीं कि उनको छोड़ देना है, परंतु what more can I do? Human life is not just for my personal existence. It has to be of some value, of service to others. Right. So there was one question with respect to what you explained in the previous session. One of our friends had inquired that we are not so much perfect as human beings, but Didiji is talking about the golden age, Satyug. So how can we become more perfect? What is it we need to do? Because without that, how will a good time come? ये तो सही बात है, मानव के परिवर्तन से ही सत्युग आएगा। तो अभी जो हम क्वेश्चंस जब फिनिश होंगे तो फिर टॉपिक, दिस इज द लास्ट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स making us experience meditation is the part which will okay. तो ये मैं टॉपिक को उठाती हूँ टोटली। इस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। जिस समय ब्रह्मा बाबा को ये, आपने वो शॉर्ट वीडियो देखी थी ब्रह्मा कुमारीज की इंट्रोडक्शन की, तो उसने देखा कि एक तरफ सारा संसार का अपहीवल और दूसरी तरफ देखा सत्युग का आना, और फिर उसने ये आवाज़ सुना कि तुम्हें यही संसार बनाना है। तो वो सोच में पड़ गए। ही वेंट ऑफ इनटू द हिमालयस टू रिफ्लेक्ट, और कुछ समय के बाद उसको एक बात समझ में आई कि एजुकेशन के द्वारा ही परिवर्तन आ सकता। तो सत्युग की स्थापना का कार्य शुरुआत में है एजुकेशन, परंतु ये भी उसको ध्यान पर आया कि एजुकेशन में तो कई प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ सारे विश्व भर में हैं अभी, परंतु स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए कोई इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर ये बातें स्टडी की जाए। तो उसने शुरू से ही ये लक्ष्य रखा सबको एजुकेशन मिले। जो वो एजुकेशन है वो तो संसार कर ही रहे हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। एक तो ज्ञान और आध्यात्मिक बातों को समझना, दूसरा योग मेडिटेशन, तीसरा धारणा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और चौथा सेवा। और यदि हम इन 4 बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं दैट्स फाइन, यू कैरी ऑन विद इट, परंतु इसमें सवेरे का समय आप कुछ अपने लिए टाइम निकालें, शाम के समय भी यदि दोनों टाइम हो सके इट्स बेस्ट, परंतु नहीं तो सवेरे का टाइम भी आप समय निकाल करके अपने लिए रखेंगे तो उस समय बुद्धि फ्रेश भी होती, और उस समय फिर साइलेंस का भी वातावरण होता है संसार में। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो जैसे आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए रोज़ रात्रि को प्लग इन करके रखना होता, आप भूल जाएंगे तो फिर तो नेक्स्ट डे वो यूजलेस होंगी। तो इसी तरह से टाइम होता है रिचार्ज का, तो वो है सवेरे का समय। सवेरे के समय आप कुछ टाइम निकाल कर, मानो कि दिन शुरू होता है, आप जितना सवेरे जितना जल्दी कर सके, हम आपको बताएंगे कि हम लोग कितने बजे उठते हैं, तो आप शायद डर जाएंगे, तो मैं नहीं बताती हूँ, परंतु as early as possible। उसमें
आप अपने लिए कुछ टाइम रखो साइलेंस, खुद को और जानना, खुद के जो अंदर के अच्छी क्वालिटीज़ है जो शुरू में बताया, उन्हों को फिर से इमर्ज करना, एक्सपीरियंस करना, और फिर वो दिन भर आपको काम आएंगे। और साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी, जिस तरह से हम लोगों का ध्यान रहता है कि भोजन शरीर को किस तरह से देना चाहिए, और आजकल इसकी बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत प्रचार भी हो चुका है कि प्लांट बेस्ड डाइट का किस तरह से फ़ायदा होता है शरीर को, मन को भी, परंतु शरीर को भी। तो शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है, परंतु मन को हम क्या भोजन दे रहे हैं, बुद्धि को हम क्या नरिशमेंट दे रहे हैं, इसका कम ध्यान रहता। तो ऑल द टाइम जो वाइब्रेशंस है कलयुग के, वह है नेगेटिविटी के, तो हम उसको अब्सॉर्ब करते जाते हैं। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते हैं, एडवर्टिजमेंट देखते हैं, लेजर टाइम में मूवीज़ देखते हैं, सारा स्टिमुलेशन हो रहा है नेगेटिविटी का। उसको क्या हम चेंज कर सकते? I need to know the news, but I can know the news in a few minutes. I don't need to spend hours. और फिर जो हम अपना लेजर टाइम का मटेरियल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या वो ज़रूरी है? और कैन आई चेंज दैट? जब पता चलता है कि इमेजेस और वॉइसेस जो मीडिया के हमारे अंदर जा रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं दिन भर, उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो फिर हम ध्यान रखते कि सवेरे सवेरे तो कम से कम जो अपनी चॉइस की बातें हैं उसको हम चेंज करें, परंतु जो कारोबार की बात है उसको तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। परंतु सवेरे का समय फीड योर माइंड एंड इंटेलेक्ट विथ नरिशिंग मटीरियल, जो कुछ पॉजिटिविटी आपको क्रिएट करे, जो कुछ आपको अपलिफ्ट करे, जो कुछ आपको अच्छी वैल्यूज सिखाए, whether it's from your scriptures, whether it's from any other source, परंतु स्पिरिचुअल स्टडी इज एसेंशियल। आप मानो सारे विश्व भर में जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको शिक्षाएं मिली, वो हर रोज़ अपना प्रवचन देते थे, एवरी डे विदाउट फेल। हमारी माता जी के पास उन दिनों में 50s, 60s, 70s में तो वो पोस्ट में आती थी, एवरी वीक एक पैकेट आता था जिसमें दोज करंट लेक्चर्स वर कमिंग। आजकल तो बटन दबाव आपको मिल जाता। तो आजकल तो उस समय तो 2 सप्ताह लगता था वो बुक पोस्ट पहुंचने में, परंतु वो डेट अनुसार वो हर स्टडी करती थी। और फिर जब अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है तो उसमें सारे विश्व भर में भी स्टडी द सेम लेसन। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद हम वो 5 years का जो कोर्स है वो हम स्टडी करते हैं। तो वो स्टडी हमने कई बारी की होंगी अभी तक, परंतु तो भी हमको हर समय जैसे पढ़ो तो एक तो इट्स रेलेवेंट, आज के समय अनुसार मुझे क्या करना है वो हमको पता चलता, परंतु साथ ही साथ फिर उसमें करंट प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आ रही है वो हमको प्राप्त होती, बट स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो उसका जैसे कि बुद्धि में इट सेट्स द कंपस स्ट्रेट, यू नो द डायरेक्शन यू शुड बी गोइंग इन। नहीं तो दिन भर के कारोबार में थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है कंपस, और यदि उसको रीसेट नहीं करते हैं तो फिर तो इट्स अ डाउन हिल ट्रेंड, इट्स नॉट अपवर्ड ट्रेंड, इट्स डाउन हिल। तो सवेरे का समय यदि हम ठीक रीति से उसका प्रयोग करें तो उससे आत्मा को बहुत शक्ति प्राप्त होती। और फिर मेडिटेशन का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करनी चाहेंगी कि हमारा ये नहीं है कि कोई चांटिंग करो या कोई ऐसे होली वर्ड लेकर के उसकी रेपिटेशन करो, या कोई चित्र को बैठ कर के देखो, उसका इमेज पर आप ध्यान करो। नहीं, दिस इज़ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट।
and then creating a relationship with the Creator, with the Divine. तो उसमें खुद की पहचान, मैं तो आपको थोड़े शब्दों में बताती, ये पहचान कि मैं आत्मा हूँ, परंतु आत्मा के अंदर भी पर्सनालिटी, थॉट्स, मेमोरीज, इन सब का कनेक्शन किस तरह से है, वो जब हम वो लेसन लेते हैं अपना इंट्रोडक्टरी कोर्स में, अपने पास इंट्रोडक्टरी कोर्स होता जिसमें आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्कर, कर्म फिलॉसफी, ये सब बातें एक्सप्लेन की जाती है। और यदि कंडेंस्ड कोर्स चाहिए, आप लोग सब बिजी है, तो उसका भी कुछ प्रबंध हो सकता। इट कैन बी ग्रुप, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी ऑनलाइन, तो वैरायटी रास्ते हैं। जब मुझे आत्मा की पहचान होती तो एक भाई ने प्रश्न पूछा, जैसे मैं आ रही थी यहाँ सुना, ओवर थिंकिंग, तो मन मेरे वश है या मैं मन के वश हूँ। तो जब मुझे मालूम है कि अभी शांति से मैंने इस बात पर विचार किया, ठीक है, अभी मुझे उसका एक्शन लेना है, करूँ। यदि अभी मैं एक्शन नहीं ले सकता, कल मुझे करना है, तो वो शांति से कुछ सलूशन ढूंढा तो फिर मैं कल करेंगी। परंतु यदि उसका बार बार रेपिटेशन होता तो उससे मेरी शक्ति खर्च हो रही है, उससे कोई मेरा काम बनेगा नहीं। परंतु मैं आत्मा, मन का मालिक हूँ, मेरे पास चॉइस है। नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ordinary thoughts or pure thoughts or elevated thoughts, मैं किस प्रकार के संकल्प को चलाने चाहती हूँ। किसने कुछ बोला, उसको बोलने में तो लगा 30 सेकंड्स, मैंने अपने दिमाग में कितनी एनर्जी खर्च की, क्यों बोला, कैसे बोला, किसने कुछ गलती की, मेरे प्रति कुछ गिलानी की होंगी, कुछ यूज़फुल नहीं होता। आप पानी को बैठ के बिलोरो, उसका क्या निकलेगा, बाएं थक जाएंगे और निकलेगा तो कुछ नहीं। आप क्रीम को बिलोरो, आपको बटर मिलेगा। Nowadays butter can be not so healthy also परंतु भाव ये है कि हमारी थिंकिंग कुछ यूज़फुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग इज़ नेवर यूज़फुल। आई एम जस्ट गेटिंग माई सेल्फ हीटेड अप। तो आपने ठीक कहा कि क्रोध भी अंदर है, तो इस कारण से भी वो मन शांत नहीं रहता। तो मैं मन का मालिक हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट मेडिटेशन में मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मन मेरा आत्मा के संबंध से और परमात्मा के संबंध से इन 2 बातों पर विचार करे और कहीं तरफ न जाए। और यदि जाता है, इट्स ओके, शांति से मन को वापस लेके आओ अपने ठिकाने। एक बारी एक कपल आया था लंदन में और उन्होंने ज्ञान सुना था ऑस्ट्रेलिया में, दे वर ट्रैवलिंग। तो मैंने पूछा कि आपका जॉब क्या है, तो कहते हैं वी ट्रेन हॉर्सेस। तो आई वाज इंटरेस्टेड, आप कैसे ट्रेन करते हो? तो कहते हैं बहुत सहज है, हॉर्स के, वाइल्ड हॉर्स के कान में आप मीठी मीठी बातें करो, आप उसको अपना फ्रेंड बना लो, थोड़े समय के बाद वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार करेगा। आई सेड इट्स एज ईजी एज दैट। कहते हैं दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स आवर प्रोफेशन। तो जो भारत के शास्त्रों में हमेशा मन को एक घोड़े के रूप में एनालॉजी दी गई है। क्यों? क्योंकि जिस समय शुरू करता है भागना, उसको वापस लौटाना बहुत कठिन होता, परंतु रेन्स लगे हुए हैं तो उसको भागने से पहले ही राइट ट्रैक पर ले आते। मालूम है इस ट्रैक पर जाएगा बहुत दर्द होगा, इस ट्रैक पर जाएगा फिर भी शांति मिलेंगी। तो अपनी जो बुद्धि है रेन्स, बुद्धि में समझ है, मन को कोई समझ नहीं है अपनी, मन भागता यहाँ यहाँ यहाँ। रेन्स पकड़ के उसको मन को ठीक रास्ते पर लाए प्यार से। टॉक स्वीटली टू योर माइंड। कहते हैं कि मन ही अपना सबसे बड़ा मित्र और मन ही
सबसे बड़ा शत्रु, इट्स ट्रू। परंतु राजयोग द्वारा मन क्या है, कहाँ से संकल्प आते हैं, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्वराज अधिकारी बनना, स्वराज फिर से प्राप्त करना। तो ये सब जो बातें हम सीखते हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने बताई, फिर 3 मिनट का अभ्यास, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। और यदि एक बारी करने से नहीं होता, इट्स ओके। जीवन भर उसको छुट्टी दे रखी है। 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, जितनी भी आयु है, मन को कभी कंट्रोल नहीं किया है। सो इट्स एज अ हैबिट, तो वो भागना करेगा। परंतु हम भी प्यार से उसको वापस लौटाएं। मे बी इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, इट्स ओके, परंतु रिजल्ट ज़रूर आएंगी। और आपको पता चलेगा कि हाँ, आज मैंने 5 मिनट शांति से, बहुत प्यार से खुद को भी प्यार किया, परमात्मा को भी प्यार किया। और फिर आपका प्यार का वो नाता जुड़ेगा तो आपको भगवान का प्यार का भी अनुभव आएगा। इट्स अ राइट फ्रीक्वेंसी। जब हम शरीर के भान में होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ है। मनुष्य याद आएंगे, कारोबार याद आएंगे। सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्मृति में जब आते हैं, माई फ्रीक्वेंसी कैन कैच गॉड्स वाइब्रेशंस। द फर्स्ट स्टेप, practice of soul consciousness, is very important, to be the master of the body, the master of my inner faculties. Then in that awareness I can connect with the divine. तो थोड़ा प्रैक्टिस करें। बातें तो बहुत है, परंतु थोड़ा प्रैक्टिस का भी टाइम अच्छा होता। तो जैसे आप बैठे हैं, आराम से बैठे। You don't have to sit on the floor, you can sit comfortably. और अभी मैं मेडिटेशन में अपनी बात बताती जाएंगी जो मैं मन में कर रही हूँ, और फिर आप भी अपने मन को उस अनुसार चलाना। और मेडिटेशन कराने के लिए तो आई मच प्रेफर इंग्लिश, तो मैं देख रही हूँ कि सब समझ ही रहे हैं, तो आपकी परमिशन से I'll do the commentary in English. Sitting quietly, I let the world outside stay outside. I turn my attention inwards. I watch my thoughts and simply watching my thoughts slows them down. I select one thought, the thought of peace. I hold peace in my mind. And peace feels natural. Peace feels comfortable. I realize peace is not outside. Peace is within. It's inside of me. I hold this feeling of peace within. And in this awareness of peace, I can sense the presence of the divine, the supreme, the creator, the source of all positive attributes. And from the source,
I draw power, spiritual power that I need in my daily life. I draw love. Love which is pure, unconditional, non-judgmental. Love that heals the soul. Love that purifies the soul. Love that uplifts the soul. God's light reaches me, and I absorb that within myself. Peace, love, light, all of this is available to an unlimited extent because I'm now connected with the source. The being of light. And these qualities reach not only me, but they reach all of us and extend beyond these walls to the global family. And these qualities reach those who seek them. And these qualities extend out to the animal kingdom, bringing security and safety to all living creatures. And these vibrations reach every aspect of nature and all the elements. So that they can be cleansed. And return to a state of harmony. The light, the peace, the love restores balance to all the elements. Our energy multiplies as we connect with the source and reaches across the whole planet and everything on the planet. Together,
we move from the night into the day, a world of harmony, of truth, of peace. Om Shanti. Thank you. Thank you, Didi, for the wonderful meditation, guided commentary. Over to you, Sheetalben. Thank you so much to both of you for conducting such a wonderful question answer session. I hope you all are satisfied. Yes? Thank you so much. There is one urgent announcement that one car, its headlight is on. Car number is 1854 MH12KE 1854. Please immediately आप आपकी कार की हेडलाइट्स ऑफ कर दें. अभी हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं. मैं अपनी वरिष्ठ दीदियों को, आदरणीय सुनंदा दीदी को और आनंदी नलिन दीदी को मंच पर बुलाना चाहूँगी. जगदम्बा भवन का वेबसाइट हमने काफ़ी उसमें न्यूनेस लाया है एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट अगेन विथ सिस्टर जयंती. तो वी विल हैव लॉन्चिंग ऑफ आवर वेबसाइट jagdambabhavan.org. So for any forthcoming events happening in the Jagdamba Bhavan, you will get the information on our website, even about the past events, even about this event also you will get the information on our website. And there are many more other things. So I would like to first launch the website and then you can have a small glimpses of the website. तब तक कुछ अनाउंसमेंट्स और भी हैं. हम लोग, आप लोगों को अगर वॉशरूम्स यूज़ करने हैं, ऑन योर राइट, ऑन माई लेफ्ट देर आर वॉशरूम्स, यू कैन यूज़ इट. द किट विच इज़ गिवन टू यू, that is for you and you will be carrying it when you leave the hall and even leave the campus. Then you have a lanyards with you and in your kit there is one feedback form. तो आप थोड़ा समय निकाल के 2 minutes 3 minutes it will take. You can write down your valuable feedbacks. If any suggestions, even you can give those suggestions. And when you exit this campus, Jagdamba Bhavan, there will be 2 drop boxes, one for the lanyards and another for the feedback forms. So you can drop the feedback form in the feedback box and another lanyards in the lanyard form. And kit you can check with you. Now let's join our hands together once again and have a big hand for launching our Jagdamba Bhavan website. आप सभी समय निकालकर एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करेंगे. लिंक भी सिंपल है, jagdambabhavan.org. So once again हम जोरदार तालियों से इस लॉन्चिंग को